बोला गया कि कौन सी बात बी कीपिंग के लिए सही नहीं है, मतलब कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है। सबसे पहले बी कीपिंग क्या अच्छी चीज़ है, मतलब उसका प्रजनन अच्छा होना चाहिए, जितना उसकी ब्रीड मतलब उसकी नस्लें बनेंगी उतना अच्छा है, तो ये वाली बात तो हमारे लिए ठीक है। क्या ये एक बिहाइव मतलब कि एक छत्ते में लंबे समय तक रहती हैं? हाँ बिल्कुल रहती हैं, क्योंकि ये अपने अंडे और शहद दोनों इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खी एक तत्व करने में क्षमता रखना चाहिए, मतलब जितनी ज्यादा मधुमक्खी मधु मधु मतलब शहद को जितना ज्यादा कलेक्शन करेगी उतना अच्छा रहेगा, हाँ उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है जिसमें लिखा है बी स्टिंग्स मोर गो टू द डिफरेंट पॉस्चर, कि ये अपने डंक मारती हैं और अपने घर बदलती रहती हैं, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जिस घर में वो अंडे और शहद इकट्ठा करती हैं वो बदलती नहीं, और जिस मालिक के पास वो पलती बढ़ती हैं वहां पर इतनी जल्दी डंक नहीं मारती। हाँ किसी अननोन को देख के डंक मार सकती हैं, तो ये तीसरी बात हमारे लिए अनफेवरेबल है कि अगर ये हुई तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाता है सीधा सीधा डी हो जाता है। समझने के लिए आपको खुद में अपने आप में ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसान होते तो आपके लिए क्रॉप के लिए आपकी फसल के लिए क्या चीज़ अच्छी मानी जाती। क्या आपको बौने पौधे चाहिए थे जो बिना शाखाओं वाले होते हैं? क्या आपको लंबे पौधे चाहिए थे लेकिन शाखाएं उसकी थोड़ी कम होती? या आपको लंबे पौधे और घनी शाखा वाले चाहिए होते? तो और या बौने पौधे या फिर कम घनी शाखाओं वाले? तो आपका सीधा सीधा आंसर ये होता है कि आपको लंबे पौधे और घनी शाखाओं वाले, मतलब टॉल और ज्यादा ब्रांचिंग वाले पौधे आपको चाहिए होते। तो आपका आंसर सीधा सीधा सी हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्मेल होती है गर्म खाने की वो किचन से जल्दी पहुंच जाती है आपके पास, सेकंडों में पहुंच जाती है, और इसका रीजन बोला गया है गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। भैया जो गैसेस जो होती हैं, जो प्रॉपर्टी होती है उनकी डिफ्यूजिंग की वो ज़्यादा होती है ये गैसेस के अंदर ही। तो आपका जो आंसर बन जाएगा इसका, क्योंकि ये बोल रहा है कि रसोई के गर्म खाने की जो गंध होती है आपके पास सेकंडों तक पहुंच जाती है, और रीजन में कहा गया है कि गैस के विषण बहुत तेजी से होता है। तो दोनों बात इसको आंसर सही भी और सेटिस्फाइड भी कर दिए, तो हम ये कह सकते हैं ये और ये आंसर, इसका दोनों आंसर और रीजन ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। वहीं अगर 18वें का देखा जाए तो ये बोला गया स्टोमेटा, जो पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, जिससे वो क्या करती हैं, सांस भी लेती हैं और वाष्पोत्सर्जन मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल पानी को भी बाहर करती हैं। तो यहाँ पर रीजन में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टोमेटा जो है गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा एडिशनल वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी बाहर निकालते हैं, और गैसेस का क्या करते हैं, विनिमय मतलब कि एक्सचेंज करना होता है, और छोटे छोटे क्षेत्र उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो ए और बी दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, और ए का रीजन आर आराम से बन जाता है, तो इसका भी आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो इस दूसरे वाले आंसर भी हो जाएगा ए। और अगर हम तीसरे की बात करें कि अगर हम बात करें कि अगर किसी बॉडी पे जीरो फोर्स लग रही है, मतलब जीरो फोर्स कैसे लगती है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है, इधर उधर का धक्का मान लो बराबर हो रहा है, तो ये बॉडी नहीं चलेगी, रेस्ट पे रहेगी। क्या ये दोनों फोर्स बैलेंस कर रही है एक दूसरे को? बिल्कुल। लेकिन अगर कहता है अनबैलेंस फोर्स, अगर वो चलती हैं, अगर अनबैलेंस फोर्स हो मतलब अगर यहाँ 5 न्यूटन की फोर्स है और यहाँ 2 न्यूटन की फोर्स है, तो गाड़ी इधर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, या कोई बॉक्स है या कुछ भी, तो वो इधर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, उसमें एक्सलेशन आ जाता है। तो पहली और दूसरी बात दोनों ठीक है, और लेकिन पहली बात का रीजन ये नहीं बनता है। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है शून्य बल कब होता है? जब दोनों तरफ से क्या होगा, बराबर बल लगेगा, तो उसे संतुलित बोला जाता है बल को। ये बात तो ठीक है, परंतु दूसरी बात एक अलग तरीके का केस है जिसमें दोनों, अगर आप न्यूटन के अलग अलग फोर्स लगाते हो 5 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो क्या होगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, तो कुछ त्वरण बनेगा। तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन इसका ये आंसर एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 19वें का आंसर हो जाता है बी। अब इसमें बोलते हैं कि भाई अगर हम देखें कि ग्रेविटी जो होती है बेटा, सैटेलाइट जो मूविंग करता है अर्थ के अराउंड, वो क्या होती है, उसका वर्क डन 0 होता है। तो ये बात तो ठीक है कि अगर अर्थ आपकी यहाँ पर है और अगर कोई सैटेलाइट घूमता है और फिर वो उसी पोजीशन पे वापस आता है, तो इसका विस्थापन मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, जिस वजह से वर्क डन भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है उपग्रह, तो क्या होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाली बात तो ठीक है, परंतु ये दूसरी जो बात है जिसमें बोला गया है कि उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और बाद में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले वो अर्थ के मूव करे उसके बाद मून के ऊपर मूव करने लग जाए, खुद से शिफ्ट नहीं हो सकता। और ये वाली बात गलत हो जाती है, सिर्फ ए सही है। तो ए सही है और बी गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। मतलब ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। तो इसका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी।